पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कह रहे हैं कि आई डोंट ट्रस्ट दिस इलेक्शन कमीशन। ये वन साइडेड चल रहा है, ये हमें विक्टिमाइज कर रहा है, ये हमें कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर रुबाब ने जागीरदाराना समाज में इंसाफ के हुसूल के लिए जो आवाज़े हक बुलंद की, उसकी नजीर नहीं मिलती। लेकिन इस सब तगोदौ के बावजूद कातिल आज भी चैन की नींद सोते हैं। पुलिस प्रेशराइज कर रही है कि वो बड़े लोग कल को आपके लिए चलना फिरना मुश्किल कर देंगे। नाज़रीन किराम, अंदाजा करें इस गंदे निजाम का, इस करप्ट निजाम का, जो कि मुद्दई यानी जुल्म सहने वाले को इस बात पर कायल कर रहा है कि खामोश हो जाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। मौजूदा मुल्की सियासत की सारी कहानी इसी गिर्द घूम रही है। गुज़श्ता रोज बोल न्यूज के प्रोग्राम में जैस्मिन मंजूर साहिबा को दिए गए इंटरव्यू में खान साहब ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। खान साहब कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यानी एस्टैब्लिशमेंट अब भी न्यूट्रल नहीं है। नाज़रीन किराम, खान साहब के इस बयान से यह बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अगर ऐसा कुछ है तो आने वाले दिन और इलेक्शन खान साहब के लिए बिलखुसूस पंजाब में किसी भी सूरत आसान नहीं होंगे। क्या वाकई खान साहब पर क्रॉस लगा दिया गया है? क्या खान साहब की सियासत दी एंड होने जा रही है या फिर यहां भी होगा यू टर्न? सबकी नजरें इस वक्त पंजाब पर है। निगरान वजीर आला का मामला तूल पकड़ रहा है। इलेक्शन जिमनी होंगे या आम इंतखाबात? यह सवाल अपनी जगह अब भी कायम है। असम्बलियों की तहलील से पहले लीगी क़यादत क्या बयानात देती थी, हालात आपके सामने हैं। सियासत जैसा मुहज़्ज़ब पेशा अब गोरख धंधा बनकर रह गया है। आम इंतखाबात के वादे करने वाली जमात अब ज़िमनी इलेक्शन से भी भाग रही है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब ने। सब्तैन खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके तमाम तर सियासी मुखालिफिन तो कहा करते थे कि असम्बली तहलील कर दें, हम इंतखाबात करवा देंगे, लेकिन असम्बली तहलील करते ही कहानी बदल गई है, मामला तो कहीं और निकल रहा है। आखिर भाग क्यों रहे हैं इंतखाबात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहते थे कि असम्बली तहलील करें और हम फ्रेश इलेक्शन में जाना चाहते हैं। नंबर 2 पे जो आखिरी 3 दिन हमारी असेंबली चलती रही, उसका आप रिकॉर्ड निकलवा के चेक करें कि हर 2 मिनट के बाद ये कहते थे कि जी 186 बंदे अपने पूरे करें। अकलियत गवर्नमेंट जो है, अकलियत गवर्नमेंट के साथ आप सूबा चला रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही हैज लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन पंजाब असेंबली। ही डजंट हैव दैट मॉरल ऑब्लिगेशन कि अब ये चलाएं। इस तरह की बातें करते थे। फिर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, असेंबली डिसॉल्व करने लगे, फिर इनको ये परेशानी हो गई। फिर उसके बाद अदालत में जाके अदालत ने ये सर्टिफाई किया कि जो इन्होंने असेंबली डिसॉल्व किया वो प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बीच में ला के उन्होंने किया है। इन्होंने कोई इर्रेगुलरिटी नहीं की। अब वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अभी जिस तरह नेशनल असेंबली के देखें, ये तो जोक ऑफ द ईयर हो गया ना। नए साल 2023 का सबसे बड़ा जो जोक ऑफ द ईयर है कि जिस तरह इन्होंने एमएनएस के इस्तीफे कबूल किए हैं। जो कल तक एक एमएनए को बुलाना चाहते थे, अब ये तो वापस आ रहे हैं और ये ऑपोजिशन लीडर ले जाएंगे और ये अकाउंट्स का, और आगे फिर जो नामजदगियां होंगी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और ये उसमें भी मदाखलत करेंगे। तो उन्होंने बल्क में 35 और कट्ठे, ताकि उसको पीटीआई की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए।
तो इनका कोई एक काम देखें। वो जो 2 टार्जन आए थे डॉलर कंट्रोल करने, पता नहीं क्या हो गए इस्माइल, और मतलब कौन सी को आप याद रखेंगे। और ये 2023 का तो सबसे बड़ा जोक ऑफ द ईयर जिस तरह इन्होंने किए, कल तक कहते थे एक एक को बुलाएंगे, आज जो उन्होंने कर दिया, हर लिहाज से ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। और अभी भी ये एम्बिगुइटी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, अभी भी एम्बिगुइटी इस वजह से क्रिएट कर रहे हैं कि जब इन्होंने नेशनल असेंबली के 8 महीने या 7 महीने के कांस्टेंट स्ट्रगल के बाद इन्होंने किए, तो अब पहले ये कहते थे कि हम जिमनी इलेक्शन, मैंने खुद शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट पढ़ा है प्रेसिडेंट का कि हम ये नहीं कराएंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम जिमनी इलेक्शन कराएंगे। तो आप की क्या कहने, आप इनकी कौन सी बात को सुनेंगे या क्या समझेंगे कि ये कौन सी बात करना चाह रहे हैं। पंजाब में देखें क्या खेल हो रहा है। एग्जैक्टली इस वक्त सब्तैन खान साहब, सबसे बड़ा कंसर्न आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निगरान वजीर आला पंजाब का तकर्रर है। और इसमें चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नाम दिए गए, शुरू में मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं है, रीज़नेबल किस्म के नाम थे। फिर जो अपोजिशन है, हमजा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो नाम आए, उनके ऊपर खान साहब कल बता चुके हैं कि एक नाम शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है, एक नाम आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी कंसर्न्ड है, बिकॉज इन फ्यू आवर्स इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक डिसीजन पे पहुंचना है अल्टीमेटली, और अगर कोई ऐसा नाम आता है जिस पे पीटीआई को ज्यादा एतराज होगा तो फिर आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखें, इसमें मैं 2 बातें करना चाहूंगा। जब ये असेंबली डिसॉल्व हुई तो उसमें आर्टिकल 105A ऑफ सब आर्टिकल 3 उसके तहत गवर्नर साहब ने जब रेजोल्यूशन, मतलब इस दफा ये हुआ ना कि 48 आवर्स में गवर्नर साहब ने साइन ना किए। जब वो 48 आवर्स गुजर गए रेजोल्यूशन वाले, और वो 48 आवर्स के बाद समझा ये जाना था कि इट हैज बीन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 105, तो उसके बाद जाके गवर्नर साहब ने साइन कर दिए। चलो, कर दिए, लेकिन उसके रेजोल्यूशन के बाद इनको गवर्नर साहब की 3 जिम्मेदारी हैं जो कि आईन कह रहा है। स्पीकर या चीफ मिनिस्टर या किसी पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश पे नहीं होनी। आईन कह रहा है कि जब आप डिसॉल्व करते हैं तो उसके साथ ही आपको इलेक्शन डेट भी देनी पड़ती है। Exactly. और उसके साथ ही आपको कैबिनेट का बाकायदा लिखना पड़ता है। तो अब जब चीफ मिनिस्टर की बारी आएगी, जो भी हमारे नाम आए और उनके नाम आए, और पहले चौधरी परवेज इलाही और इनकी डिबेट होती रही, हमजा शहबाज की, उसके बाद स्पीकर जो थे उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बनाई, उस पर बड़ा एक मैराथन डिस्कशन हुआ, उसमें भी कोई मतलब वर्केबल प्लान आउट ना कर सके। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन पे चला गया 2 नाम, तो 2 नाम हमें कहीं भी बाउंड नहीं करते कि जो आपने, हाँ, जब हमने उन 2 नामों को नोटिफाई कर दिया और 3 बंदों की कमेटी को नोटिफाई कर दिया, फिर स्पीकर चेंज नहीं कर सकते, जो कि हमने नहीं किया। अब आ जाएं इलेक्शन कमीशन के रोल पे। अब ये आप खुद ही बता रहे हैं कि फ्रंट मैन और सेकंड मैन और लास्ट मैन। अब इसमें बात यह है कि आपके टीवी चैनल की वसातत से अवाम की राय यह है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो एक डिस्प्यूट वाला रोल है, वो क्लैरिटी वाला रोल नहीं है। देखें, जहां मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इम्पार्शियलिटी, जहां मेन स्टेक होल्डर्स हैं, और एक स्टेक होल्डर जो पॉलिटिकली पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कह रहे हैं कि आई डोंट ट्रस्ट दिस इलेक्शन कमीशन, ये वन साइडेड चल रहा है, ये हमें विक्टिमाइज कर रहा है, ये हमें कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हद तक क्लैरिटी। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि नंबर 1, या तो वो खुद स्टेप डाउन कर जाते कि यार अगर मैं इतना ही कंट्रोवर्शियल हूं तो ये मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं, जिसको बनाने इलेक्शन कमीशन और किसी को बना ले। और अगर उन्होंने वो नहीं किया
तो एटलीस्ट इस वक्त इलेक्शन कमीशन अपनी इज्जत बचाए और इस तरह का नॉन कंट्रोवर्शियल इन 4 नामों में से एक नाम दे दें कि लोग कहें कि नहीं यार, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा इंसाफ किया है, असूल की बात की है, इलेक्शन हार जीत लोगों ने वोट देना है, अवाम के वोटों से हारना जीतना है, इलेक्शन कमीशन ने अपना हक अदा कर दिया। बिल्कुल, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें जाहिर बात है पूरी कौम यही उम्मीद रख रही है और नाम ऐसा होना चाहिए जिस पर पीटीआई नहीं सिर्फ बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को 1% क्या 0.1% एतराज भी ना हो, तभी मामलात ठीक होंगे और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये खत्म होगा। अब यहाँ पर सब्तैन खान साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपने बात कही गवर्नर साहब की तरफ से कि उन्होंने जो डेट देनी थी इलेक्शन की, अब उस मामले पर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आपका भी एक रोल है और उस रोल को किस तरह से आप आगे लेके चलेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभाते, सो व्हाट नेक्स्ट? हाँ जी, जहां तक मेरे रोल का ताल्लुक है तो मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिख दिया है और वो लेटर मैंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब मीडियाज को भी दे दिए हैं और उसका उन्होंने वो शो भी कर दिया। अब देखें, जहां तक लेटर लिखने का ताल्लुक है मैंने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। अब गवर्नर साहब का इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम, ऑनरेबल गवर्नर, कि वो भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ना। पहले उन्होंने जो याद करें जब ये चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट को रात को खत्म किया तो अदालत ने दूसरे दिन सुबह उनको कर दिया, उनके खिलाफ स्टे दे दिया और उसके बाद जब ये PMLN वालों ने और अपोजिशन वालों ने कहा कि जो हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला इलेक्शन मैंने करवाया था कि वो ठीक नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट ने उसको भी सर्टिफाई कर दिया, उसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि वो इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ था और गवर्नर साहब की जो रिट थी उसको खारिज कर दी, बल्कि गवर्नर साहब ने विड्रॉ कर ली जी। तो अब देखें, कहीं तो गवर्नर साहब अपना आईनी रोल भी अदा करें, उनको करना चाहिए एज गवर्नर। ही शुडंट टेक दैट मच। गवर्नर की भी नहीं हुई बिकॉज गवर्नर रिप्रेजेंट पाकिस्तान फेडरेशन। ये जो स्पीकर है इनकी भी आईनी पोस्ट है, ये अगला इलेक्शन होगा, फिर अगले चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन या स्पीकर का इलेक्शन और फिर स्पीकर टू स्पीकर हैंड ओवर होगा, तब स्पीकर का रोल खत्म होगा। ये मैं अवाम के लिए यहाँ पे आपने तो खत लिख दिया, जस्ट इन केस अगर स्पीकर अभी ये रोल नहीं अदा करते अपना, तो फिर उसके बाद सदर को कोई खत लिखा जाएगा या सदर से कोई मुतालबा किया जाएगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आई थिंक यही एक ऑप्शन बाकी बच जाएगा। मैंने जो लेटर गवर्नर साहब को लिखा है उसकी कॉपी MS2 प्रेसिडेंट साहब को भी भिजवाई है। राइट। हाँ, और अगर उस पर गवर्नर साहब अपनी जिम्मेदारी में ही निभाते तो फिर मैं डायरेक्ट आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि वो मेक श्योर करें कि गवर्नर साहब हर दफा क्यों भटक जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अभी हमने कॉपी भिजवाई है, अभी भी इस लेटर की सीसी मेरे लेटर को अगर आप देखें तो उनके MS साहब को भिजवाई है, बट अगली दफा MS2 प्रेसिडेंट को नहीं जाएगा, बल्कि लेट्स वेट टिल मंडे ना, टुमारो इज मंडे। आज रात को देखिए इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, कल फिर क्या होता है। अगर फिर भी वो डेट नहीं देते और उनको एक ही पड़ी हुई है चीफ मिनिस्टर की, भाई उसकी कैबिनेट भी आप लोगों ने बनानी है, फिर आपने और उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि दैट डेट शुड नॉट exceed 90 days. It should be within 90 days, not a single day more than 90 days. तो अभी let's see what he does. तो फिर हम मंडे को इंशाल्लाह डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को भी लिखते हैं। ओके, सो आप एक तरह से ये बता रहे हैं और ये खबर है कि काउंटडाउन जो है गवर्नर साहब के लिए वो शुरू हो चुका है, क्योंकि बैक टू बैक ऑनरेबल गवर्नर पंजाब जो हैं उनकी तरफ से कुछ इस तरह के इकदाम किए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुताबिकत नहीं रख रहे। सब्तैन खान साहब ने कल एक बात कही कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ताकतवर हलके जो हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन उस तरह से न्यूट्रल नहीं हुए जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी।
तो क्या हालात इसी तरह से रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे एक मकबूल सियासी जमात है और पाकिस्तान की आवाम जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की मकबूलियत इस वक्त है तो वो पीटीआई की है, लेकिन क्या पीटीआई अफोर्ड कर सकती है ताकतवर हलकों के साथ? इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए, इसका हल मेरी नजर में ये होना चाहिए, जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि जो ताकतवर हलके हैं वो एक तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि फ्री और फेयर इलेक्शन, अपने ऊपर उन्हें कोई बात भी नहीं लेनी चाहिए। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि उनको पीटीआई की सपोर्ट करनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो भाई हमारा क्या प्रॉब्लम है? वो आए, वो अपने आप को कोर्ट से क्लियर करवाएं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। वो जी M2M टूट रही थी, अब वो जुड़ रही है, तो हम तो न तोड़ने वालों में थे न जोड़ने वालों में थे। आई डोंट नो तोड़ा किसने, आई डोंट नो जोड़ा किसने, तो चलो जोड़ दिया तो अच्छा हो गया। M2M एक पॉलिटिकल फोर्स है, मियां नवाज शरीफ आना चाहते हैं, उनकी साहबजादी आना चाहती है, वो आए, वो अपना नैरेटिव दें, अपना बयानिया दें, अपना मैनिफेस्टो दें, और फिर प्लीज अवाम को इंडिपेंडेंट छोड़ दें कि अवाम जिसको वोट देना चाहती है। जैसे मैंने आपको इलेक्शन कमीशन का कहा कि यहाँ इनके लिए अगेन इम्तिहान है, अगर ये इस तरह का कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नाम दे देंगे तो इनकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। इसी तरह फ्री एंड फेयर जब इलेक्शन हो जाएंगे तो कोई क्यों किसी का नाम उठाएगा? और हम कोई भी नहीं उठाएंगे, उठाना चाहिए भी नहीं। जब आपको नजर आ रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, लोगों ने जितने जितने जिसको वोट दिए हैं उतने उतने लोग कामयाब हो गए, तो व्हाई टू मेंशन एनीबॉडीज नेम? मेरा ख्याल है जरूरत ही नहीं है। तो हर जिम्मेदारी अपनी अपनी जहां जहां जो निभाएंगे तो इंशाल्लाह मामला तो तभी ठीक होंगे ना जी। पॉइंट टेकन जी। सप्तान खान साहब हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान साहब। सप्तान खान साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, आम इंतखाबात नहीं होंगे, हुकूमत जो है उसकी मुद्दत को तूल दिए जा सकती है, और तर्जुमान PDM भी यही बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। इस हवाले से हमारे पास भी यही इत्तलात हैं कि जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उसने आइनी माहिरीन से भी कुछ तजावीज़, शायद कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स ढूंढने के लिए तलब कर ली गई हैं तजावीज़। तो अगर कुछ ऐसा एडवेंचर किया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस होंगे? क्या PTI ट्रैप हो जाएगी या फिर कोई बाउंस बैक करने की स्ट्रैटेजी होगी? जी देखें, जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन का, तो ये तो इनका कम से कम 5 साल दिल नहीं होगा कि इलेक्शन हो। उसकी वजह व्हाट गुड दे हैव डन टू द मासेस ऑफ पाकिस्तान और टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इनको अपने चेहरे नजर आते हैं। ये 6-7 महीने में अगर ये कोई स्टेबिलिटी देते, ये इनकी आवाम की रिलीफ के लिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारा एक बंदा था, उसका ये बाईपास होना था, तो मैंने उसको कहा, मैं कि चाचा थोड़ी अगर परेशानी है तो मैं वजीर आला साहब दे दफ्तर ही चूँ, थोड़ा को इंतजाम करा देवा। उस आके नहीं बचा, अल्लाह जिंदगी करे इमरान खान दी, मैं शनाख्ती कार्ड जेड़े वेले दे था, जो ID कार्ड, आई एम सॉरी मैं अपनी जबान पे चला गया था, जब मैं ID कार्ड देखता हूं तो मुझे बीच में 10 लाख रुपया नजर आता है। जब मैं ID कार्ड लेकर जाऊंगा इलेक्शन में स्टैंप लगाने के लिए, जब मुझे वो ID कार्ड मेरा चेक करेंगे तो मुझे इमरान खान और 10 लाख रुपया नजर आएगा। गरीब आदमी का ये, इन्होंने 7 महीने में मेहनत की, नैब पे मेहनत की, अपने केसेस पे मेहनत की, उछाड़ बछाड़ पे मेहनत की, जिन कंट्रीज। अब आप ये देखें, मेरी एक बात सुने कि जब आपके पास पीछे से पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, जब आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कौन सा मुल्क है जो आपको रिलीफ पैकेज देगा या जो आपके साथ बात करेगा? कोई भी नहीं। हमेशा ये मुल्कों या जो ये रिलीफ गिविंग, चाहे IMF है, इस्लामिक बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ये तो उन लोगों के साथ बात करेंगे जिनके पास एक पॉलिटिकल फोर्स होगी, जिनके पीछे मासेस होंगे, जिनके पीछे पब्लिक होगी, जो ये समझेंगे कि जो हम रिलीफ पैकेजेस दे के भेज रहे हैं तो ये डाउन पोर होगा और अवाम को इसका फायदा होगा। जब ये चीजें नहीं होंगी तो अब ये 5 साल लंबा करना चाहते हैं, 10 साल लंबा करना चाहते हैं, कोर्ट्स आर देयर,
और फिर कोर्ट्स के साथ इंशाअल्लाह दमादम मस्त कलंदर भी तो होना है, फिर सड़कें भी हैं, फिर यही सड़कें, यही आवाम, यही हम लोग, यही इंशाल्लाह अदालतों से भी रिलीफ मिलेगी। बट उसका क्या लॉजिक क्या देंगे? अगर ये इनको इतनी इमरजेंसी, इकोनॉमिकल इमरजेंसी की पोजीशन में है, तो इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों करवाया? इमरान खान को क्यों हटवाया? वो अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, कोरोना फाइट कर रहे थे, एहसास प्रोग्राम कर रहे थे, यूथ का प्रोग्राम कर रहे थे, किसान का प्रोग्राम, 10 लाख रुपए पर आईडी कार्ड पे मिल रहा था। अच्छा, मैं आपको एक और बातों से बात जी कि उसमें कहीं लिखा हुआ था कि जो पीटीआई का आईडी कार्ड होगा उसको 10 लाख का हेल्थ का कार्ड इंश्योरेंस मिलेगी, और जो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या जेयूआई का होगा, जमात इस्लामी का, उस पर नहीं, ये बात नहीं थी। सिर्फ आईडी कार्ड पाकिस्तानी होना जरूरी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक हो। तो आज लोगों के पास इंसाफ है, लोग ये बातें भूलते नहीं हैं। लोग जब अपना इंशाल्लाह इलेक्शन डे पे जब आईडी कार्ड की, हाँ अब इसकी वजह से ये आईडी कार्ड ही खत्म कर दें, दैट आई डोंट नो, बट जो आईडी कार्ड देखेगा, और हम ये बार बार रिपीट करेंगे कि आईडी कार्ड में इंशाल्लाह इमरान खान की शक्ल और 10 लाख रुपए नजर आएगा। राइट, पॉइंट टेकन जी। सप्तान खान साहब, आप भी स्पीकर हैं और एक कौमी असम्बली के भी स्पीकर हैं, और जाहिर बात है स्पीकर की पार्टी एफिलिएशन होती है और वो रहती है, लेकिन वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी है, और उसने बहुत सी चीज़ों को बड़े इम्पार्शल तरीके में लेके चलना होता है, क्योंकि उससे स्पीकर की जो कुर्सी है और उसके साथ ही साथ जो हाउस है उसकी लेजिटिमेसी बड़ी मैटर करती है। तो आपको लगता है कि इस वक्त जिस तरह जो इस्तीफों के मामले में हुआ, पीटीआई जब कहती रही इस्तीफे मंजूर करें तब नहीं किए, पार्लियामेंट में वापस आने की बात की तो इस्तीफे मंजूर हो गए, और जो अपोजिशन लीडर हैं वहां पर, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो जिस तरह की है, मैनेज्ड एक तरह से पीटीआई को लगता है कि वो तो मैनेज्ड है। तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट इस वक्त लेजिटिमेसी खो चुकी है? जी बिल्कुल 1000% मेरा इत्तेफाक है। कौन सी लेजिटिमेसी? इस वक्त जो पार्लियामेंट बैठी हुई है, क्या आपको वो लेजिटिमेट पार्लियामेंट की कोई झलक नजर आ रही है? जिधर से राजा रियाज अपनी पार्टी की डिफेक्शन करके और वो चले जाए उस तरफ से कि यार मुझे अब इमरान खान अच्छा नहीं लगता और मुझे पीटीआई की पॉलिसीज के साथ इख्तलाफ हो गया है, तो या तो वो रिजाइन करते ना, एक असूल की बात है, वो रिजाइन करते, रिजाइन देते, मेरी उनके लिए कोई बुरी फीलिंग्स नहीं, लोग उनको दोबारा इलेक्ट करा लेते, नूर आलम खान को करा लेते, और वो बेशक आ जाते लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के और ये दूसरे पब्लिक अकाउंट बन के। हमने ये 11 को हम मेरे डाइस को घेर लिया, आई वाज सिटिंग ऑल अलोन। मैंने पीटीआई के एमपीएस को कहा और अपने सिक्योरिटी वालों को कहा कि खबरदार मेरे करीब कोई ना। 70 बंदे ने मेरे डाइस को घेर लिया, आई वाज सिटिंग ऑल अलोन। मैंने पीटीआई के एमपीएस को कहा और अपने सिक्योरिटी वालों को कहा कि खबर करीब कोई ना आना, मैं अकेला इनसे बात करूंगा, मुझे अकेला बैठने दो, आई फील मोर कंफर्टेबल। उसके बाद मैंने उनसे कमिट किया, मैंने उनसे वादा किया, और वो मेरा रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 11 तारीख को मैं ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम नहीं लेंगे, आप रिलैक्स हो जाएं। नहीं, और हमने 11 को नहीं लिया, हमने रात 12:10 पे लिया, और हमने वो लिया 12 तारीख में लिया, 11 में नहीं लिया। आई फुलफिल्ड माई कमिटमेंट। अब अगर रात के फैसलों की बात की जाए तो इमरान खान को भी तो रात के अंधेरों में ही निकाला था। वो जो तो फिर एक तरह का के लिए ऑर्डर्स आए थे, वो भी टिट फॉर टैट कि इमरान खान साहब को भी रात को निकाला, और फिर रात को आपने भी एक बड़ा दिलचस्प सरप्राइज दिया था एतमाद के वोट के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ बात कर लेते हैं सिंध की बेटी की, जो इंसाफ के लिए धक्के खाती फिर रही है, लेकिन इंसाफ है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उम्मे रुबाब चांडियों की। 17 जनवरी 2018 से आज जनवरी 2023 हो चुकी है। सब बदल गया है, नहीं बदली तो उम्मे रुबाब की हुसूले इंसाफ के लिए धक्के खाने की जंग नहीं बदली। 17 जनवरी 2018 को सिंध के जिला दादू की तहसील में वहशत और दहशत का सफाकाना मुजाहिरा किया गया। उम्मे रुबाब चांडियों के खानदान के
3 अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। इनमें उनके दादा, वालिद और चचा शामिल थे। जिसके बाद उमर रुबाब ने जागीरदाराना समाज में इंसाफ के हुसूल के लिए जो आवाज़े हक बुलंद की, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन इस सब तगोदौ के बावजूद कातिल आज भी चैन की नींद सोते हैं। शायद इसकी वजह मुआशरे की बेहिसी है, क्योंकि जब तक मुआशरा और कौम नहीं जागेगी, कातिल और जालिम भी चैन की नींद सोते रहेंगे और मजलूम यूं ही इंसाफ के लिए दर बदर घूमते रहेंगे। इस स्टोरी को दोबारा आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ यह है कि आवाज बना जाए उम्मे रुबाब चांडियों की, क्योंकि यह मुआशरा भले भूल जाए लेकिन हम नहीं भूलने देंगे, क्योंकि अब बात होगी मजलूम की, मजबूर की और अवाम की। यहां लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होगा पोस्टमार्टम। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। नाज़रीन कराम, किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में इंसानी हुकूक को बुनियादी अहमियत हासिल है, और तो और मुहज़्ज़ब और बाशऊर मुआशरों में जानवरों के भी हुकूक होते हैं। लेकिन हम बतौर कौम हमेशा कुछ मुनफरिद ही सामने लेकर आते हैं। आए रोज किसी न किसी सूरत में हम इंसानी हुकूक की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं कि खुद इंसानियत भी शर्मा जाए। कभी सहाफियों को गिरफ्तार, कभी सियासतदानों को गिरफ्तार करके नंगा किया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क में, या फिर यूं कहा जाए कि मुआशरे में, किसी पर बिला वजह तशद्दुद करना या उस शख्स के हुकूक को गस्ब करना कोई अनोखी बात नहीं है। जिसका दिल करता है वो अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने से छोटे और बेबस आदमी पर तशद्दुद करता है और उसके बाद इस निजाम का मुंह चिढ़ाकर दंदनाता फिरता है। अब यह सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्कूलों के तलबा तक पहुंच गया है। तलबा जो मुआशरे को संवारने का इस्तारा समझे जाते हैं, जिनको मुस्तकबिल का मेमार कहा जाता है, वो भी अब एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया लाहौर में पेश आया, जहां तालिबात के गिरोह ने अपनी ही साथी को नशा ना करने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाकये के बाद सोशल मीडिया पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो रही है। सारिफीन की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन लेने और मुतासरा बच्ची को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। डिफेंस में वाक़े निजी स्कूल की तालिबा को दीगर तालिबात ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दयत में थाना डिफेंस में दर्ज मुकदमे में मुद्दई इमरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि उसकी बेटी को क्लास फेलो जन्नत, उसकी बहन कायनात, उमायमा और नूर रहमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक बॉक्सर उमायमा मुतासरा लड़की को खींचकर कैंटीन की तरफ ले गई, उसे बालों से पकड़ा, छुरियों के वार किए, जमीन पर गिराया और ठोकरें मारते रहे। FIR में इल्जाम आयद किया गया है कि मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की की सोने की चेन भी छीन ली। लड़की जन्नत नशे का शौक रखती है और मुद्दई की बेटी को भी नशे में मुलव्विस करना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की के मेडिकल में तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। डिफेंस ए के निजी स्कूल की इंतजामिया से भी पूछगिछ की गई है। तालिबात के वकील ने दलाइल दिए कि पुलिस ने हकाइक से बरक्स मुकदमा दर्ज किया, तालिबात किसी किस्म के तशद्दुद में मुलव्विस नहीं है। वकील ने इस्तदा की कि अदालत जमानत मंजूर करके इन तीनों तालिबात को शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दे। अदालत ने तीनों तालिबात की 30 जनवरी तक जमानत मंजूर करते हुए 50-50 हजार के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तशद्दुद ज़दा के वालिद ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि मुल्जिमान के वालिदैन की तरफ से मामला देखने और जुर्म कबूल करने के बजाय उसे धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस की तरफ से भी उसे मफाहमत करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। इमरान यूनुस का कहना था कि अदालत की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, यह है हमारा अदालती निजाम। उसका कहना है कि मेरी बेटी का सर सुजा हुआ है, वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रही, लेकिन अदालत ने इन मुल्जिमान को जमानत पर रिहा कर दिया है। मुझे किसी सूरत इंसाफ चाहिए,
पुलिस प्रेशराइज कर रही है कि वो बड़े लोग कल को आपके लिए चलना फिरना मुश्किल कर देंगे। नाज़रीन किराम, अंदाजा करें इस निजाम का, इस गंदे निजाम का, इस करप्ट निजाम का, जो कि मुद्दई यानी जुल्म सहने वाले को इस बात पर कायल कर रहा है कि खामोश हो जाओ, नहीं तो आपके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब सलाम है ऐसे वालिदैन को जो गलती पर होने के बावजूद मजलूम को धमकियां देते हैं और दिफा करते हैं ऐसी औलाद का जिनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है। खुद को कानून के रखवाले कहने वालों का तो अल्लाह ही हाफिज है। इस निजाम में शायद ही कोई खुशकिस्मत शख्स हो जिसे बर वक्त इसी दुनिया में इंसाफ मिल जाए, क्योंकि यहां मजलूम तो बस एक ही जुमला कहकर खामोश हो जाता है कि कयामत के रोज आपका गिरेबान पकड़ेंगे। यकीनन उस दिन की पकड़ सख्त होगी। मखदूम शहाब को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।